कहाँ से लेके चलेंगे? पोस्ट पार्टीशन से लेके चलेंगे आप? उसके लिए हमें पुनर्जन्म और पता नहीं कौन कौन से जन्म लेने पड़ेंगे। मुझे तो पता नहीं कितने लेने पड़ेंगे। एक छक्के के जावेद को 100 लाख मिलेंगे, तौसीफ बेचारे को धर्म 8 मिलेंगे। वही है ना, ये वही तौसीफ इकबाल है। तौसीफ इकबाल अनसंग हीरोज ही हैं ये, इनका गैप अभी तक पूरा नहीं कर पा रहे हैं। फिर याद आई तेरे जाने के बाद, यार रोना आया तेरे आने के बाद। मिसबा, असद शफीक, अजहर अली, जुनैद खान, अदनान अकमल। क्या है मूड खराब कर दिया आपने। टैम्बा बबूमा थे उस टाइम के। लोग देखे ना देखे उनकी मर्जी है। शब्बीर तो देखेगा, शब्बीर देखेगा, हो सकता है उमर गुल भी देख ली। है शुएब मलिक। क्या वो अनसंग हीरो है? नहीं, मैंने तो उसको काफी दफा गाते हुए देखा। सीना कंटेस्ट में इतना गंदा खेला हुआ शुएब मलिक। वहाँ तो वो सीना पीटता रहा बस। तो हमसे 350 नहीं डिफेंड होता। अब तो हमसे कुछ भी डिफेंड नहीं होता। अब तो हमसे हमारी टीम डिफेंड नहीं होती। दोबारा डबल आर पे मत आओ, वापस आते सिंगल आर पे रहते हैं, नॉस्टैल्जिया में रहते हैं। अब्दुल रज़ाक ने जब छोड़ा है ना तो 33 साल की एज थी उसकी। और शाहिद अफरीदी ने जब छोड़ा तो पता नहीं छोड़ा था नहीं छोड़ा था, लेकिन वो उतारा गया था। चाचा अगर बचपने में रिटायर हो जाते ना तो फिर शाहिद अफरीदी जितने तो मूड खराब कर दिया। अब चाचा का नाम नहीं लेना खुदा के लिए, किसी ताया का नाम ले लो, मामू का नाम ले लो, चाचा का नाम मत। अभी टीम में कौन से अनसंग हीरोज हैं? काशिफ विलेंस हैं, जबकि विलेंस को तुमने हंसते हुए और गाते हुए देखा है। सिर्फ हम लोग की उम्रें बढ़ रही हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। आते आज के प्रोग्राम में हम सोच रहे थे कौन सा टॉपिक हम लेके आए, लेकिन अभी तो क्रिकेट के इतने मैचेस चल रहे हैं, पाकिस्तान के मैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं, इंडिया का भी स्टार्ट हो गया है, लेकिन हमने सोचा क्यों ना कि कोई ऐसा टॉपिक लें जिस पे हम बहुत अरसे से सोच रहे थे पॉडकास्ट करने की। क्या डिसाइड किया फिर आपने? यार वही जो हमारी डिस्कशन हुई थी कि हम कुछ अनसंग हीरोज के बारे में बात कर सकते हैं कि जिनका कंट्रीब्यूशन तो रहा है लेकिन उनको इतनी ज्यादा पजीराई नहीं मिली या उनको उनका ड्यू क्रेडिट नहीं मिला। मतलब पहले हमने वेस्टेड टैलेंट्स पे बात की थी, वो लोग जो अपने पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं कर पाए। अब हम उन पे बात कर रहे हैं जिन लोगों ने परफॉर्म तो किया है लेकिन उस तरह से उनके बारे में बात नहीं होती या कहीं वो छुप जाते हैं, मतलब वो उनकी स्टोरी कहीं ना कहीं जो है ना हाइड हो जाती है किसी न किसी किरदार के पीछे। तो कब कहाँ से लेके चलेंगे? पोस्ट पार्टीशन से लेके चलेंगे आप? यार पोस्ट पार्टीशन से भी लेके चल सकते थे लेकिन उसके लिए हमें पुनर्जन्म और पता नहीं कौन कौन से जन्म लेने पड़ेंगे। मुझे तो पता नहीं कितने लेने पड़ेंगे। तो आप मत लें कोई भी जन्म, और हम जितना मेमोरी को अपनी कहते हैं ना पीछे ले जा सकते हैं हम ले जाएंगे। तो अगर हम 70s की बात करें तो पाकिस्तान के तो खैर हर दौर में इतने अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स पैदा हुए, लेकिन जहाँ से क्रिकेट का नाम आना शुरू हुआ सरफेस पे कि यार पाकिस्तान के क्रिकेटर्स बड़े ज़बरदस्त हैं और बड़े डियरिंग हैं और अट्रैक्टिव टू वॉच हैं और सारा कुछ, तो वहाँ वो जो 70s वाली टीम थी जो जीती कम लेकिन वो सुपर स्टार्स वाली टीम थी, मतलब सुपर स्टारर टीम थी। यू नेम इट, माजिद खान, ज़हीर अब्बास, जावेद मेहरा, मुश्ताक मोहम्मद, आसिफ इकबाल, वसीम राजा, बड़े मतलब इनका ना कैरिज्मा था उस ज़माने में। ये लोग सारे काउंटी भी खेलते थे, तो इमरान खान, आसिफ इकबाल, कोई ग्लोमोर्गन से खेल रहा है, कोई डरम से खेल रहा है, कोई 70s में ही आ गया था इमरान खान जो था। 71 का डेब्यू है ना, 71 का डेब्यू है ना, 21 साल खेला है ना क्रिकेट। अच्छा, माजिद खान का भी नाम साथ ले रहे थे ना, तो माजिद खान का मुझे याद है कि उससे पहले से स्टार्ट हो गया था ना। वही मैं कह रहा था, अगर 70s में माजिद खान, अच्छा ये तो पूरी फैमिली बहुत ही ज्यादा लर्नेड किस्म की है ना, पढ़ी लिखी फैमिली है। माजिद खान, जावेद बर्की और ये इमरान खान, ये सारे कजन्स ही थे। तो लेकिन मैं बात करना चाहूँगा कि 70s में 2-3 प्लेयर्स ऐसे थे, जैसे जब हम ग्रेड्स की बात करते हैं तो 70s और 80s में फिर जावेद, तो लेटर ऑन जावेद में आया, इमरान खान, और लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर, और ज़हीर अब्बास इनफैक्ट, लेकिन हनी मोहम्मद, लेकिन वो 60s और 70s खत्म हो गया ना, लेट 50s और अर्ली 60s। और तो लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर ज़रूर थे जैसे जो कप्तानी में भी बड़े मशहूर थे और उनकी अपनी कहते हैं ना कि बड़े डेयरिंग डिसीजंस, तो मुश्ताक मोहम्मद। तो मुश्ताक मोहम्मद बैटिंग में भी और लेग स्पिन बॉलिंग में भी तो बड़े अच्छे कप्तान माने जाते हैं पाकिस्तान के। तो एक वाक़या मुझे अचानक से याद आ गया कि 1979 में जब एक सीरीज़ हो रही थी न्यूजीलैंड के अंदर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान फ्लाई करके न्यूजीलैंड गया, लेकिन कैरी पैकर की एक सीरीज़ जो ऑस्ट्रेलिया वाली होती थी ना, तो उसमें कुछ प्लेयर्स को जाना था, तो बोर्ड ने इजाज़त भी दे दी, तो 5 प्लेयर्स आपकी टीम से समझे चले जाए। तो किसी भी टीम से आजकल के दौर में 4 या 5 मेन प्लेयर्स चले जाए तो उस टीम का तो हाल पतला हो जाएगा ना। बिल्कुल। कैरी पैकर की सीरीज की क्या कॉम्पोजिशन क्या होती थी? एज अ पाकिस्तान की अपनी टीम खेल रही होती थी या ये कॉम्बिनेशन टीम बनती थी? कॉम्बिनेशन टीम होती थी। कैरी पैकर जो है वो एक बंदे का नाम था, एक बिजनेसमैन का, जिसने क्रिकेट का एक मेला सजाया कि कलर किट
वाइट बॉल, ब्लैक स्क्रीन, वो वहीं से स्टार्ट हुआ। हाँ, वो तो तो उस दौर के अच्छे खिलाड़ी उन्होंने जमा कर लिए, मतलब ऑस्ट्रेलिया का ही था, तो ये ग्रेग चैपल्स और ये सारे वो थे, और आईपीएल कर रहे थे वो उस टाइम पर। उस जमाने में देखें कहाँ से कॉन्सेप्ट आया है ना। तो उसमें पाकिस्तान के तो 5-6 जबरदस्त किस्म के प्लेयर्स तो थे, जहीर अब्बास और ये सारे। तो उसमें इंग्लैंड के भी कुछ अच्छे प्लेयर्स। इंडिया के कौन से थे? इंडिया के मुझे आई डोंट रिमेम्बर के कौन, 1-2 प्लेयर्स होंगे, लेकिन पाकिस्तान के बहुत ज्यादा प्लेयर्स थे उस टाइम पे। प्लेयर्स भी ज्यादा थे पाकिस्तान के ना, जो टॉप सर्किट में खेलते थे या ज्यादा मशहूर थे। तो इसलिए तो वो सारे प्लेयर्स चले गए। तो इनकी टीम में मुश्ताक मोहम्मद तो थे, और जावेद मेहदाद उस वक्त यंग थे, तो वो कैरी पैकर की पहली सीरीज में तो शामिल नहीं थे। तो प्लेयर्स ने ये कहा कि यार तुम लोग, हम जा रहे हैं, 4-5 लड़के जा रहे हैं हम लोग, तो तुम ना ये वाला टेस्ट किसी तरह बचा लो, ड्रॉ कर लो जो भी है, और फिर बाकी के 2 टेस्ट में हम लोग वापस आ जाएंगे, तो फिर हम जो है वो संभाल लेंगे न्यूजीलैंड को। सही है। तो खैर तो अब ये लोग चले गए। अब पहला टेस्ट मैच स्टार्ट होता है, तो पाकिस्तान 3rd इनिंग में, यानी कि जब अपनी पहली इनिंग बैटिंग करता है, 3rd इनिंग में जब खेल रहा होता है, तो दे वर लीडिंग बाय 300+ रन्स, राइट। तो 305 रन की जब लीड थी, तो मुश्ताक मोहम्मद 4th इनिंग के खत्म होने से पहले डिक्लेयर कर देते हैं। विकेटें ज्यादा गिर गई थी? नहीं, जावेद मेहदाद वाज प्लेइंग एट अराउंड आई थिंक 160 नॉट आउट, और 5-6-7 आउट ऐसे आउट हुए थे, तो मतलब वो लंबा खेल सकते थे। ठीक है। अच्छा, उसी दिन शाम में 8-10-12 ओवर भी बाकी थे, न्यूजीलैंड ने कोई आउट ही नहीं हुआ उनका, और 30-32 रन भी बना लिए। अब आखिरी दिन उनको चाहिए 270-275 रन, ज़्यादा मुश्किल भी 90 ओवर में, और ये लोग वापस आ गए। इनके जो भी मैचेस थे, ये टीम में वापस आ गए खेलने के लिए। वापस आ गए खेलने के लिए इमरात के, मतलब उस टेस्ट मैच के एंड पे तो आ गए, ड्रेसिंग रूम में आ गए, ड्रेसिंग रूम में तो आ गए, क्योंकि ओरिजिनल प्लेइंग उसके पार्टी का तो मतलब टीम का तो वो कॉम्पोजिशन में थे ना ये लोग, और उस जमाने के टूर भी लंबे होते थे, तो 18 प्लेयर भी जाते थे। तो उन्होंने आगे कहा, यार तुमने क्या किया मुश्ताक, ये तुम्हें जब पता था कि ये सारा कुछ ऐसे ही होना है, तो छोड़ देते, डिक्लेयर कर, मतलब डिक्लेयर नहीं करते, खेलते रहते यार, अब तुमने आखिरी दिन में बना लिया, तो फिर कैसे होगा, ये होगा। तो मुश्ताक मोहम्मद लिखते हैं एक जगह कि यार मैं बड़ा डिप्रेस था, बड़ा टेंशन में था कि शायद मैंने गलती कर दी। अच्छा, उनके जहन में आ गया कि यार हम जीत भी तो सकते हैं। 305 रन उस जमाने में 4th इनिंग में बहुत रेयर बनते थे ना, आज भी मुश्किल है 305 बनना 4th इनिंग में, क्योंकि वो मशहूर थे अपनी कैप्टनसी की वजह से। तो अब वो अगले दिन जब जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान टीम आउट करना शुरू करती है, एक करके। तो मुश्ताक हिमसेल्फ गॉट 5 विकेट्स, और वसीम राजा जो लेग स्पिन वो भी करते थे, वो ने भी 4 बार विकेट ली। तो पाकिस्तान 125-30 रन से जीत जाता है मैच। ये न्यूजीलैंड में स्पिनर्स ने विकेट ली थी 5वें दिन है सर। फिर तो भी हाँ, फिर भी थोड़ा सा रेयर फीट है, लेकिन ऐसा है। और उसके बाद के 2 टेस्ट मैचेस जिसमें तमाम आपकी सुपरस्टार वापस आ चुके हैं, वो दोनों टेस्ट मैच वो हम लोग नहीं जीत सके, दोनों टेस्ट मैच ड्रॉ हो गए। तो वही जो सोल विक्ट्री थी, जो आखिरी जो मतलब जो जिससे हम जीते थे, बच्चों की टीम को कह लें या जो भी कह लें, लिटिल क्या कहते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से, वो ही सीरीज में डिसाइडिंग फैक्टर साबित हुआ, और हम 1-0 जीते। तो सिर्फ ये तो एक मैच एक याद आ गया, जस्ट वन ऑफ द फ्यू इंस्टेंसेस जिसमें मुश्ताक मोहम्मद ने जो है वो, और इसके अलावा भी बैटिंग में और वैसे भी ना बड़ा उनका रोल रहा है। अच्छा, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा नाम नहीं सुना मुश्ताक मोहम्मद का ग्रोइंग अप। हनीफ मोहम्मद का नाम सुना हुआ था, ऑल्दो आई हैव सीन हिम प्ले। हनीफ मोहम्मद का नाम सुना हुआ था, माजिद खान का बहुत नाम सुना हुआ था, क्योंकि बहुत फ्लैम्बॉयंट कैरेक्टर, फ्लैम्बॉयंट, लंच से पहले सेंचुरी, माजिद खान का एक कैरिज्मा था, एक स्टाइल था, लोग कॉपी करते थे। मोहसिन खान कहते हैं माजिद खान को कॉपी करने का, कि मैं उनको देख के वो करता था, जिस तरह उनका एक कैरिज्मा था। अच्छा बैट्समैन था ना मोहसिन खान भी, अच्छा बैट्समैन, मोहसिन खान भी अच्छा था, लेकिन माजिद खान की तो मतलब क्लास ही और थी। फास्ट बॉलर्स के खिलाफ अच्छा खेलना उस जमाने में बहुत रेयर होता था, और वो क्योंकि बॉलर्स भी तो इतने खतरनाक थे, वेस्ट इंडीज वाले, हैबतनाक, भयानक, जो भी आप कह लो उनको यार, मतलब सरफराज को बेहतर पता होगा। सरफराज को बेहतर पता होगा, तुम कह रहे हो, क्यों? वो उनको अच्छे नाम बोलते हैं। अच्छा, वो हैबतनाक बॉलर। नहीं यार, वो पेस देखो ना, मतलब आप किस से बचेंगे, एक से बड़ा एक बॉलर, स्पीड, ये वो, तो वो डेनिस लिली, जेफ थॉमसन ऑस्ट्रेलिया के एंड से, फिर रॉडनी हो, पता नहीं कौन, बहुत बॉलर्स थे यार, और सारे ही टॉप लेवल के थे। तो ये तो 70s में, मुझे 70s में एक आपको ये लग रहा है मुश्ताक मोहम्मद को उनको ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता, हाँ, वो मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। जो भी हम नाम अभी, जैसे हमने बहुत सारे नाम लिए ना, तो ये तो हम सिर्फ अनसंग हीरोज की बात कर रहे हो ना, प्लेयर्स तो बहुत अच्छे से गुजरे हैं, हम तो सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं कि जिनको उतना ज्यादा क्रेडिट नहीं मिल पाया। अब जैसे मुश्ताक मोहम्मद की हमने बात की, तो 18-19 टेस्ट मैचेस में कप्तानी भी की है, और 8 उसमें से जीते हैं, और 18 में से 8 जीते हैं, बहुत बड़ी बात है। और 4 में शायद हारे हैं, 18 में से 12 तो ड्रॉ होते थे उस टाइम पर, ड्रॉ ज्यादा होते थे उस जमाने में ना। और लेकिन उनका
8 जीते हैं 4-5 दैट मींस कि वो अग्रेसिव कैप्टनसी और अच्छा कप्तान था, डिसीजन की तरफ लेकर जाते थे ना। और पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया में पहली बार सिडनी में जीता, हम्म। जब इमरान खान ने अच्छी बॉलिंग की और अपनी फास्ट बॉलिंग से बताया दुनिया को कि भाई मैं आ गया हूँ दुनिया में, फास्ट बॉलिंग का एक अच्छा बॉलर आ गया है, तो उसमें भी कप्तान मुश्ताक मोहम्मद थे। सही। तो ये तो 70s हमने इस तरह से इनके साथ वो कवर कर लिया। अदरवाइज प्लेयर्स बहुत सारे थे, आसिफ इकबाल थे, ये सारे तो प्लेयर्स थे ही। लेकिन हम अब 80s पे अगर चले तो कुछ नाम जहन में आ रहे हैं। 80s में तो देखो डोमिनेट किया है इमरान खान ने, ज़हीर अब्बास का बहुत बड़े कैरेक्टर्स आ गए थे ना कंट्रीब्यूशन 80s शुरू में। का है, हाँ। क्योंकि 70s में ज़्यादा ज़हीर अब्बास का था, एशियन ब्रेडमैन और ये सारे जो उनको, फिर सलीम मलिक का डेब्यू होता है 80 को अगर देखें तो सलीम मलिक का डेब्यू है, जावेद मिर्ज़ा ने तो खैर पूरा रूल किया, और फिर पाकिस्तान में वसीम अकरम का डेब्यू भी होता है 84 में, और इस तरह शारजा वाला छक्का भी आता है 86 में। उसका जो एक जिन्होंने सिंगल लेके दी थी उनका नाम याद आ रहा है। पहुंच गया, पकड़ लिया आपने मामले को संभाल लिया। तो वो हैं तौसीफ अहमद, राइट। और उसके अलावा एक ज़बरदस्त स्पिनर, कौन से? अब्दुल कादिर, जिनको हम लेजेंड मानते हैं, तो हम उनको इस प्रोग्राम में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ही इज ऑलरेडी अ लेजेंड, राइट। लेकिन उनके साथ एक और बॉलर थे जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, जो पीसीबी में ओहदों पे भी रहे हैं, काफी बहुत सारे ओहदों पे रहे हैं वो, और उनका नाम है इकबाल कासिम। बस उनको यहाँ पे जो ओहदा नहीं मिला तो वो ओहदे सारे उन्होंने मेरे ख्याल से आगे पूरे किए। 51 या 52 टेस्ट मैचेस हैं और 170 ऑड विकेट्स हैं, 171 शायद विकेट्स हैं। कम नहीं है? कम इन द सेंस के यार, मतलब हर जगह ही खेला होगा ना, इंग्लैंड में इतनी ज़्यादा कहाँ उसमें स्पिन ट्रैक्स बनते थे यार। तो ऑस्ट्रेलिया में भी खेला है उन्होंने, लेकिन पाकिस्तान में जितना भी खेला है तो उसमें उनकी मतलब उनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस हैं। अब बेंगलोर टेस्ट में तो इन्होंने जितवाया था, उसमें इमरान खान हैड टू ड्रॉप अब्दुल कादिर, और उस वक्त अब्दुल कादिर को ड्रॉप करके इन दोनों को खिलाना बहुत डेयरिंग, मतलब बहुत मुश्किल है यार आज। इसका मतलब यही है कि फॉर एग्जांपल इस तरह से आप कर लें कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्टार्क को बिठा के किसी और बॉलर को खिलाए, स्टार्क और हेजलवुड दोनों को बिठा के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में बैठ जाए। हाँ मतलब कोई ऐसा आप देख लो ना, या इंग्लैंड की टीम जो है वो अपने प्रीमियर फास्ट बॉलर अगर जैसे आर्चर है या वो है वुड है, उसको ना खिलाए किसी ऐसे विकेट पे जहाँ पे मतलब बाउंसी विकेट है, बाउंसी विकेट हो, या मतलब वहाँ तो स्पिन फ्रेंडली जब स्टेक्स बेसिकली हाई हैं तब आप अपने प्रीमियर बॉलर को बिठा खिला रहे जस्ट बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस कि उसकी फॉर्म नहीं है, और उस जगह पे लेफ्ट आर्म स्पिनर खेलता है इकबाल कासिम और तौसीफ अहमद खेलते हैं, और बेंगलोर में तौसीफ 6 आउट करते हैं इनिंग में, और सेकंड इनिंग में इकबाल कासिम, जो सुनील गावस्कर ने ज़बरदस्त मैराथन इनिंग खेली थी 95 रन्स की, मुश्किल तरीन विकेट कहते हैं वो उसको अपनी करियर की, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट विकेट टू बैट ऑन, तो उस पर इकबाल कासिम ने मतलब ज़बरदस्त बॉलिंग की। और उस दौर के अनसंग हीरोज़ में ये लोग हैं। अब देखें ना 171 विकेट्स स्पिनर की बड़ी बात है, क्योंकि देखें ना सईद अजमल का इतना नाम है, सईद अजमल की भी 170 ऑड विकेट्स हैं, सकलैन की भी इतनी है ऑलमोस्ट, और लेकिन आपको लगता है कि ये उतनी ही मैच सकलैन की 200 है मोस्ट प्रोबब्ली, मुश्ताक अहमद की 210 200 180 के करीब है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये प्लेयर्स हो सकते हैं यहाँ इसमें, इस लिस्ट में, क्योंकि असल में इन दोनों का नाम हमने ले लिया इत्तेफाक से, और ये दोनों एक साथ एक टेस्ट मैच में खेल के पाकिस्तान को जितवा चुके हैं, और उस टेस्ट मैच का जीतना, क्योंकि वो सीरीज का आखिरी मैच था और 5 मैचेस की सीरीज पाकिस्तान इंडिया की हुई थी उस जमाने में यार, मतलब ज़बरदस्त। तो उसमें वाहिद टेस्ट मैच ये जिसका रिजल्ट निकला, बहुत मजा आया होगा आप लोगों को देखने में। बेंगलोर में यार मैं उस वक्त बहुत छोटा था, मुझे तो इतना याद नहीं है। 5 टेस्ट मैच की जो सीरीज देखने का मजा आता है, पाकिस्तान इंडिया की टेस्ट मैच की सीरीज, मतलब अब तो हम लोग सिर्फ विश ही कर सकते हैं कि और पाकिस्तान और इंडिया के उसी टूर पे आई बिलीव जिसमें सलीम मलिक ने जो कलकत्ता वाली इनिंग्स नहीं खेली थी, उसी के आसपास वाली सीरीज ही है ये मोस्ट प्रोबब्ली। तो 5 या 6 वनडे भी हुए थे, लॉन्ग सीरीज यार, मतलब जबरदस्त। तो चले 90s पे चलें फिर। अब 90s आते हैं तो काफी हैपनिंग थोड़ा सा डेकेड था हमारा। आप थोड़े से जो ना ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं कहेंगे, 80s का दौर कलर ही था, लेकिन हल्का उसमें कलर की वेरिएशन बेहतर होनी शुरू हो गई है, हल्का सा रंग आना शुरू हुआ। हाँ थोड़ा सा, अब 1K 2K जो भी आप कह लें आना शुरू हो गया, बिल्कुल हल्का सा रंग आना शुरू हुआ। 92 में भी तो आपको पता है इतने सारे अनसंग हीरोज हो सकते हैं। कौन से हैं? अब मैं आपको बोलता हूँ, आप बताएं, आपको मैंने चांस दिया। 90s में यार जो हमारे मेजर हीरोज वो तो हैं ही, अनसंग की बात करूं मैं, उसमें वैसे संग हीरोज हैं। हाँ अनसंग का मैंने उस टाइम पर इजाज अहमद को देखा हुआ है कि वो काफी एक्सप्लोसिव बैटिंग करता था उस टाइम पे, जो नॉट ओनली एक्सप्लोसिव, और भले मतलब कभी-कभी टेस्ट मैचेस में उनकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी कारकर्दगी अच्छी रही है ना, और उनकी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज ये वाली टीम्स के खिलाफ ज्यादा अच्छा खेलते थे वो मेरे ख्याल में।
दैट्स व्हाट मैंने ऑब्वियसली पूरा करियर ट्रैजेक्टरी तो मैं फॉलो नहीं कर पाया, बट मैंने जो उनकी इनिंग्स देखी है ऐसे ही है। ठीक है, इजाज एक्चुअली उनका जो डेब्यू था ना बहुत यंग एज में हो गया था, 17-18 साल में एज अ बैट्समैन। 18 साल में 87 का वर्ल्ड कप भी खेले हैं वो, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो 99 के वर्ल्ड कप में भी थे। यस ठीक है, वो एज एन एक्सप्लोसिव बैटर ही नीचे आते थे, नीचे खेलने के लिए आते थे ना, 2 डाउन खेलते थे। 1 डाउन तो रज़ाक आ रहा था ना। अरे हाँ तो चौथे पे आते थे, 5वें पे एनजी आता था, छठे पे भी यूसुफ, टेम्बा बबूमा थे उस टाइम के अपने स्टांस में, अपने उस पे। हाँ वो इस स्टांस पे तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा थोड़ा सा आप उसको कह लो कि डायरेक्शन में और उस तरह से ना पोस्चर में कह लो, लेकिन एक्सप्लोसिव बैटिंग करते थे उस टाइम। इजाज अहमद की एक इनिंग बड़ी नोटिसेबल है वैसे तो, नहीं वैसे तो उनके 5 या 6 ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही है। ऑस्ट्रेलिया आती थी और 100 कर देते थे वो, मुख्तलिफ सीरीज में मुख्तलिफ 100 हैं। लेकिन 87 के वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आती है ना, तो एक टेस्ट मैच होता है फैसलाबाद में मोस्ट प्रॉब्ली, तो वो डॉडी मेड वगैरह बॉलर थे वहाँ पे ना, मैकडर्मट भी था, ब्रूस रीड। 22 पे 4 आउट हो जाते हैं पाकिस्तान के, तो जावेद मियादाद और एजाज अहमद जो है फिर वो संभालते हैं। तो एजाज अहमद, जावेद शायद 50 करते हैं और एजाज खेलते हैं 122 या 23 रन की इनिंग। क्विक तो नहीं, लेकिन जैसे टेस्ट मैचेस में इनिंग होती है, लेकिन पाकिस्तान जो 22 पे 4 से वो शायद 290 या 300 तक पहुंच जाता है और वो टेस्ट मैच सेव हो जाता है। थोड़ा उस टाइप की इनिंग जो कामरान अकमल और उनकी थी, अब्दुल रज़ाक की, सेवियर्स फॉर द डे जिसे कहते हैं ना, बचा लिया पूरा दिन उन्होंने आके। तो वो है फिर 90s में एजाज काफी वो रहा करता गया, लेकिन कहीं पे वो नजर नहीं आता ना, एजाज की बात नहीं हो पाती है। अच्छा, एजाज अहमद की जो मैंने पहली इनिंग देखी थी ना, क्योंकि हाइलाइट्स में देखी थी ऑब्वियसली, वो थी लाहौर वाली इनिंग। सही है, जहाँ पे उसने जो बड़ी शाहिद अफरीदी टाइप की इनिंग्स खेली थी, लेकिन अलॉन्ग विद शाहिद अफरीदी, ओपनर पे आया था ना, दोनों ओपनर आए थे। तो उस टाइम पर इंडिया के जो मीठे बॉलर्स होते थे उस टाइम पे मोहांती वगैरह उसको बहुत मारा था, लेकिन अब भी क्रोविला भी था। अब देखिए, अब मजे की बात यही, जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं ना अनसंग हीरोज के बारे में, तो अफरीदी की सारी इनिंग्स आपको याद रहेंगी, लेकिन एजाज अहमद की वो इनिंग जो है वो इट्स लाइक लॉस्ट इनटू सम सॉर्ट ऑफ लिम्बो, उस तरह से याद नहीं। सही कह रहे हो आते, बहुत एक्सप्लोसिव बैट्समैन था। तो मैं याद है कितनी बॉल पे 130 रन बनाए थे? आई थिंक 100 से, हाँ 84। मैं एक बात सोचता हूँ आतिफ कि जो पाकिस्तान की 99 की टीम थी ना, जिसको हम हमेशा लोग कहते हैं कि कंसीडरेबली वन ऑफ द बेस्ट टीम जो कि एवर, जो जिसने मतलब फील्ड में उतरी हो वनडे की, यार वो टीम अगर T20 वर्ल्ड कप उस जमाने में होते, या मतलब आज उसको देख लो उस टीम को, यार उस जैसी बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर कुछ भी नहीं था, मतलब हर चीज में सबसे बेस्ट है। आपको बताओ वो टीम जो है वो तीनों फॉर्मेट बहुत अच्छे खेल सकती है। हाँ, और लेकिन यार उसका असल फोटे ना T20 होता, मैं बताऊँ वनडे से भी ज्यादा अच्छा। मैं आपको बताता हूँ, शाहिद अफरीदी, सईद अनवर, तीसरा एजाज, चौथा इंजमाम, 5वां यूसुफ, छठा अजहर, 7वां रज़ाक, 8वां वसीम अकरम, 9वां सकलैन, 10वां वकार, 11वां शोएब अख्तर। वसीम अकरम तक हिटिंग थी आपके पास? अबे भाई मतलब 4 फास्ट बॉलर्स, 2 स्पिनर और मतलब उस टीम में यूसुफ खेल रहा है, सलीम मलिक बाहर बैठा हुआ है, राइट, और यूसुफ नीचे आ रहा है, मतलब यार क्या टीम थी। और सईद अनवर, एजाज, इंजमा जैसे प्लेयर, शाहिद अफरीदी ऑन द टॉप ऑफ द ऑर्डर, मोइन खान जैसा कीपर, उफ, मतलब क्या कोई खेलेगा यार ऐसे ही। एजाज को तो मुझे लगता है मैंने इसी तरह से डिस्कवर किया था, रैंडम नहीं हाईलाइट्स आ रही होती। अच्छा, मैंने कहा, मैंने अपने अब्बू से पूछा था ये भी कोई प्लेयर था एजाज अहमद, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार ये बड़ा अच्छा प्लेयर था। फिर मैंने थोड़ी सी हाईलाइट देखी थी मेन इनिंग्स की उनकी, तो मैंने कहा यार ये उस टाइम पर तो काफी अग्रेसिव खेल रहा था, क्योंकि मतलब जिस तरह की जो शॉर्ट सिलेक्शन थी वो ऑन द ग्राउंड के लिए नहीं जा रहे होते थे, बिल्कुल नहीं जाता था ऑन द ग्राउंड के लिए, जहाँ पे उसको लगता था कि लिफ्ट करनी है बॉल लिफ्ट करता था। नहीं यार वो वाकई में सही बात है, बड़ा जबरदस्त, मतलब उस वक्त का जो आ रहा था ना उस हिसाब से तो भाई उसको देख के बिल्कुल नहीं लगता था कि बॉल लिफ्ट कर सकता है। जब तक बॉल हुई नहीं होती थी ना, फुटवर्क मूव नहीं किया होता था, तब तक मुझे नहीं लग रहा होता था कि वो इतना एक्सप्लोसिव हो सकता है। अजीब तरीके से खेल के आउट भी जाते थे, लेकिन ये कि प्राइमरीली जो है ना मतलब अच्छा गट्सी प्लेयर था। जो गट्सी प्लेयर्स होते हैं वो समटाइम्स अजीब से उससे आउट हो जाते हैं। सहवाग भी हो जाता था, बहुत ही अजीब से स्टांस में जाके आउट हो जाता था समटाइम्स। उनकी अपनी एक यूनिकनेस होती है टीम में ना, कोई ना कोई वजह होती है, उसी से वो मैच जिताते हैं ना, इसी से 50-60 टेस्ट मैचेस तो खेले हैं उसने और अच्छा खेले, 12-13 हैं उसके, और लेकिन एवरेज बहुत ज्यादा नहीं है मेरे ख्याल में, 35-36 की एवरेज है। एवरेज नहीं है, सही कह रहे हो। मे बी वी रिमेंबर दोस प्लेयर्स जिनकी एवरेज बहुत अच्छी होती है। एजाज के ना 2 एराज भी हैं खेलने के, एक 87 to 92 है, फिर 3-4 साल का गैप है, और फिर 96, 99, 2000, तो बीच के 3 साल गायब भी है।
तो वो जो इनकंसिस्टेंट बाद में वापस आके बहुत अच्छा खेला है। शुरू में जो पहला वाला आया था ना उसमें 20-20 वाला हफीज वाला हिसाब है। हफीज जब शुरू में आया तो 20 का एवरेज था, बाद में जो है कि हफीज ने अपने आखिरी कुछ ईयर जो है ना उसमें बहुत अच्छी बैटिंग की खेला। जब वो इतना अच्छा खेलने लग गया तो उसको 5 साल और खेलना चाहिए था, लेकिन उस वक्त रिटायरमेंट एज अ बैटर खेल लेना चाहिए था उसको, एज अ बैटर खेल सकता था और बड़ा सेल्फलेस खेल रहा था। एनीवे उस पे भी आएंगे बाद में, आएंगे 99 और 2000 अब 90s में है आपके जहन में और कोई इजाज़त अहमद के अलावा? यार आकिब जावेद को हम कह सकते हैं 92 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम का मेन प्लेयर। 30 हम तो इसी तरह याद रखते हैं 92 का वर्ल्ड कप को कि इमरान खान कहता था कि भाई 30 ओवर कंफर्म है, 10 मुश्ताक कराएगा, 10 वसीम अकरम, 10 आकिब, और जो 20 हैं वो मैं, एजाज और आमिर सोहेल मिलके कराएंगे। सही, ये कॉम्बिनेशन था। तो इमरान खान वाज ऑब्वियसली एट द 12 ऑफ इट्स करियर, और दूसरा ये कि इंजर्ड भी था। आकिब जावेद के लिए उस टाइम पे नाम बनाना वैसे ही बहुत मुश्किल काम था, जब वसीम और वकार थे ना आसपास, और उसके बाद लेटर ऑन वो तो है काफ़ी आगे जाके शोएब अख्तर भी आ गया था, लेकिन आकिब जावेद में ऑब्वियसली वो मीडियम पेसर सा था, वो बहुत तेज़ नहीं था, और वही लाइन लेंथ पे बॉल करने वाला, तो वो ज़्यादातर थोड़े से सीमिंग फ्रेंडली कंडीशंस पे ज़्यादा बेहतर बॉलिंग करता था। और लेकिन हेडरिक्स भी शारजा में और इंडिया के खिलाफ 7 आउट जो किए थे 37 में। अच्छा, आकिब जावेद की मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस तो हैं, लेकिन उस टाइम पे जब हमारे पास अर्ली 20s की एवरेज रखने वाले और स्ट्राइक रेट रखने वाले बॉलर जब बॉलिंग कर रहे हैं और फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं, उसमें आई थिंक आकिब जावेद इस वजह से भी ही गॉट लॉस्ट। अगर आज की डेट में आकिब जावेद आपको मिल जाए तो आई थिंक आपको उसको ऐसे वैल्यू करेंगे जैसे पता नहीं क्या चीज़ है। उस जमाने में सही कह रहे हो यार, बहुत ज्यादा बॉलर्स थे, और वो लेगेसी थी ना फास्ट बॉलर्स की, इवन ऑल अराउंड द वर्ल्ड बॉलर्स चल रहे थे। मोहम्मद अकरम आ गया बीच में, फिर बीच में जाहिद आ गया, फिर शोएब अख्तर वहां से इमर्ज हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी आकिब का जो करियर है वो 10-11 साल का था, तकरीबन 89 में उसका डेब्यू था। इट इज also because of Imran Khan ना, once he liked a player he used to stick by that player। लेकिन इमरान खान देखो फिर 92 में तो चला गया ना, लेकिन उसके बाद भी आकिब अच्छा खेला है। 92 की बाद जो इंग्लैंड सीरीज हुई, 93 में फिर जो ये वेस्ट इंडीज गए, और वो चलता रहा। फिर फिलहाल वर्ल्ड कप में भी आकिब जावेद की जब डिसेंट परफॉर्मेंस तो थी। ओवरऑल 92 का वर्ल्ड कप था, मैच विनिंग उसकी साइड के अंदर था, वर्ल्ड कप विनिंग साइड के अंदर था। That raises your confidence as well anyway। Anyway 2000s में आते हैं। 2000s में वो प्लेयर्स आए हैं हमारे पास जिन्होंने हमें कम से कम जो है वो 15-17 साल आगे टॉर्चर की है। जैसे शुएब मलिक को ले लें आप, स्टार्टिंग फ्रॉम के समझ नहीं आती वो खुद ज़्यादा बड़ा है या उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। मुझे लगता है उसका एक्सपीरियंस उसकी उम्र से ज़्यादा है कम समटाइम्स। हाँ, तजुर्बा तो है तो उस पे तो। लेकिन यार मतलब शुएब मलिक तो हमेशा से एक वैल्यूबल प्लेयर रहा ही ना, चाहे वो कैप्टनसी, वैसे उसकी जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही है वो अंडर इंजमाम रही है। वैसे क्या वो अनसंग हीरो है? नहीं, मैंने तो उसको काफ़ी दफ़ा गाते हुए देखा है। अनसंग हीरो, आई थिंक ही इज नॉट अनसंग हीरो। अनसंग तो नहीं है, ठीक है, अनसंग ना वो है, नोटिसेबल है, बहुत दफ़ा कप्तानी भी की है, बहुत दफ़ा जो है वो मतलब फिट भी रहा, तो बहुत अरसे तक अवेलेबल भी रहा। आई थिंक उसको चांसेस भी बहुत मिले, बहुत चांसेस मिले उसको। लाइक ही हैज प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट। उस बंदे की बात करते हैं जिसको उतनी क्रिकेट खेलने का चांस नहीं मिला जितनी उसको खेलनी चाहिए थी, और उसको पीक मोमेंट्स के ऊपर टीम से ड्रॉप किया गया था, जैसे 2007 वर्ल्ड कप। किसको ड्रॉप किया गया था? अब्दुल रज़ाक को। अब 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप था वो अब्दुल रज़ाक नहीं खेला था। अब्दुल रज़ाक जैसा मतलब अब्दुल रज़ाक नहीं खेला था, मोहम्मद हफीज उस टाइम पे खेल रहा था। उसमें भी बात करेंगे कि मोहम्मद हफीज वाज नॉट एन एस्टैब्लिश्ड। बहुत सारे और प्लेयर्स भी खेल रहे थे जिनको यासिर अरफात को खिलाया आपने, अपने अब्दुल रज़ाक को नहीं खिलाया। मतलब आपके नट एंड बोल्ट ढीले होने चाहिए करने के लिए। अब वो एक कॉन्स्पिरेसी भी थी कि वो फुली फिट नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, जो भी उस कंट्रोवर्सी थी। अब क्या कह सकते हैं, पूली बॉलिंग करनी है उसमें ना, उसने फील्डिंग में डाइव लगानी है तो खड़े होकर बिल्कुल उससे हिटिंग करनी है। उसकी बैटिंग थी ना अब्दुल रज़ाक की, वो तो सिर्फ बैटिंग पे भी टीम में आ सकता था। बिल्कुल ऐसे ही आप उसको किसी भी नंबर पे खिला सकते थे, बस स्पिनर ना है बॉलिंग करने के लिए। स्पिनर्स में इतना अच्छा, बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फास्ट बॉलर्स को तो नहीं छोड़ता था। फास्ट बॉलर्स तो भाई वो तो पना मांगते थे। अब अब्दुल रज़ाक, अगर मैं आपको बात करूं शुएब मलिक की ना, इतना खेल के भी मैच विनिंग परफॉर्मेंस बताएं मुझे शुएब मलिक की। शुएब मलिक की मैच पर यार ज़्यादातर 250 मैच खेले हैं, और कुछ सीरीज उसकी बहुत अच्छी गुजरी हैं, जो 2006 की बहुत इंडिया के खिलाफ। हाँ, इंडिया के खिलाफ यार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2009, वो जो पार्टनरशिप लगाई थी 140 बनाए थे ना मेरे ख्याल से, 128 बनाए थे। पार्टनरशिप लगी थी ना जो जिसमें वो यूसुफ की लगी थी ना पार्टनरशिप, यूसुफ ने 80 कुछ किए थे, तो वो नहीं लेट कट मार रहे थे दोनों, कट पे कट। पीछे खेल रहे थे, मिसबा की फेवरेट जगह पे खेल रहे थे। एक तो वो इनिंग है, इसके अलावा इसने इंडिया के खिलाफ अच्छा खेला, इंडिया के खिलाफ इसका अच्छा रिकॉर्ड है।
इंडिया के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड जैसे है। एजाज का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड है, और सलमान बट का भी इंडिया के खिलाफ 4 वनडे में 100 है यार। वैसे अब एक बात ये देखें कि पाकिस्तान में से जो इंडिया के खिलाफ अच्छा खेलता है वो लंबा खेलता है। हाँ ये भी है। ये देखिए वरना शोएब मलिक इतना लंबा नहीं खेलता, इतना नासिर गंदा जमशेद भी रिकॉर्ड खेल है ना जाता उसका। अगर और मसलों में नहीं फंसता मतलब तो। सीना कंट्रीज में इतना गंदा खेला हुआ है शोएब मलिक, बट स्टिल जो है इंडिया में अच्छा खेला हुआ है ना, वहाँ इतना तो वो मौका सीना मिल गया पीटता रहा इसको। बस। वहाँ मतलब पे खेला तो कुछ नहीं नहीं उसने। होता, उससे कुछ नहीं होता वहाँ पे। वहाँ पे फंस जाता है। खैर उस पे आते हैं अब्दुल रज़ाक पे। अब्दुल रज़ाक की आई थिंक एक ही इनिंग लोगों को याद है, लेकिन लोगों ने उससे पहले अब्दुल रज़ाक की बॉलिंग नहीं देखी हुई, जितनी अच्छी अब्दुल रज़ाक रिवर्स करता था। मैंने उसको बहुत जबरदस्त रिवर्स करते हुए देखा हुआ है। मैच जिसमें टाई श्रीलंका वाला, श्रीलंका वाला। अरे यार वो क्या मैच था, वो कहाँ से वो लेकर गए थे। अच्छा उस वक्त तक वसीम अकरम की कैप्टनसी भी ना बड़ी कहते हैं ना उसमें बड़ा फिनिश आ गया था, तो उसने आखिरी ओवर भी करवाया इससे। और होता है ना कि जब कॉन्फिडेंस आपको टीम देती है तो वो अच्छा आप करते हो, और उस वक्त उसकी बॉलिंग स्पीड भी अच्छी थी, रिवर्स भी करता था। फिर इसने कार्ल्टन एंड यूनाइटेड सीरीज 99 वाली, उसमें भी पहले मैच में 5 आउट किए थे, जिसमें शोएब अख्तर का कमबैक था। एक्शन के जो ऊपर मसले वसाइल थे, और पाकिस्तान ने 180 डिफेंड भी कर लिया था। पाकिस्तान ज़माने में यार 180 भी ऐसे डिफेंड करता था यार। अब तो हमसे 350 नहीं डिफेंड होता। अब तो हमसे कुछ भी डिफेंड नहीं होता। अब तो हमसे हमारी टीम डिफेंड नहीं होती। अब तो कुछ भी नहीं हो रहा। यार पुराने रोनों पे नहीं आओ, हाँ? दोबारा डबल आर पे मत आओ। सही है, वापस आते सिंगल आर पे रहते हैं, नॉस्टैल्जिया में रहते हैं, नॉस्टैल्जिया में वही रहते अच्छा है। हैं। पुराने मैचेस देखो, पुरानी बातें करो। ठीक है, अब्दुल रज़ाक के 5 चौके देखें जो उसने 5 ग्लेन चौके मैकग्रा को ग्लेन मारे थे मैकग्रा और को 6 पे मारे। भाग गया था पिच से। वो भी कार्ल्टन यूनाइटेड सीरीज है। अच्छा वो इसी से याद आया मुझे जब आप बात कर रहे थे। एग्जैक्टली। एनीवे अब्दुल रज़ाक आराम से जो है आई थिंक 4 से 5 साल और खेल सकता था। हाँ, वो बस उसने एक बॉल छोड़ी है इमरान ताहिर की गुगली, और वहीं करियर खत्म हो गया, वहीं करियर खत्म हो गया। लेकिन अब्दुल रज़ाक को बहुत नीचे ले गए थे ये लोग। अब्दुल रज़ाक ने जब छोड़ा है ना तो 33 साल की एज थी उसकी। एग्जैक्टली। और शाहिद अफरीदी ने जब छोड़ा तो पता नहीं छोड़ा था नहीं छोड़ा था, लेकिन उसको उतारा गया था उसको। हाँ, जिस तरह से मसनद से उतारा गया था। जिस तरह दीवार पे कोई चीज चिपक जाती है ना, उसके बाद उसको कुरेद के उतारना पड़ता है। कागज पे एज कितनी थी? हाँ 37 38। चाचा नहीं उसकी चाचा अगर बचपन में रिटायर हो जाते ना तो फिर शाहिद अफरीदी जितने होते। चाचा, हाँ चाचा छोड़ यार, फिर आप तौबा मूड खराब कर दिया। वही मिसाल हो गई है। अब चाचा का नाम नहीं लेना खुदा के लिए यार, किसी ताया का नाम ले लो, मामू का नाम ले लो, चाचा का नाम मत लेना। चलिए ठीक, नहीं लेता चाचा का नाम। ठीक है जी, अब्दुल रज़ाक की जो है ना वो बहुत अचीवमेंट्स हैं। हम लोगों को मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा लोग बात करते हैं वो साउथ अफ्रीका वाली इनिंग की बात करते हैं। और वो वैसे भी उसका टॉयलेट चल रहा था, उसके करियर का टॉयलेट कर रहा था। मतलब वो नहीं होता जो शोला बुझने से पहले आखिरी दफा फड़फड़ाता है, वो वाला सेटअप था। लेकिन उससे पहले हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे थे कि शोएब अख्तर के बाद जो है वो अब्दुल रज़ाक की सबसे ज्यादा विकेट्स हैं ऑल फॉर्मेट पाकिस्तान के उस एरा के अंदर ना 2000s के अंदर। वनडेज काफी खेले ना यार। सबसे अच्छी बात ये ऑल फॉर्मेट प्लेयर था। इट्स नॉट लाइक शाहिद अफरीदी, इट्स नॉट लाइक शोएब मलिक। वो ऑल फॉर्मेट प्लेयर था। उसको टेस्ट खिलाओ, उसको वनडे खिलाओ, उसको T20 खिलाओ। शोएब मलिक और शाहिद अफरीदी टेस्ट के प्लेयर्स नहीं थे ना उस तरह के। लेकिन अब्दुल रज़ाक था, वो गेम रोक भी सकता था। वो अल मशहूर इनिंग्स जो है वो कोई नहीं भूलेगा, जिसमें इरफान पठान ने हैट्रिक तो की थी, लेकिन वो जो डे एंड हुआ था तो इट वाज पाकिस्तान डे। हाँ, उसमें अगर आपको याद हो तो 45 रन बनाए थे इसने 45 के, जिसमें कामरान ने 100 किए थे ना। हाँ। एक तो वो हो गया कराची का टेस्ट मैच, और उसके डे एंड पे इसने तेंदुलकर की विकेट भी ली। तेंदुलकर तो फेवरट था ना उसका, तेंदुलकर की तो बहुत दफा विकेट ली हुई है। और कार्ल्टन यूनाइटेड में भी एक दफा 3 या 4 दफा आउट किया लगातार। अच्छा, उसके अलावा रज़ाक का एक और भी तो वो है ना, मोहाली में जो टेस्ट बचाया था कामरान अकमल के साथ मिलके। कामरान अकमल फेवरेट था ना इन लोगों का, अच्छा पेयर बनता था इन लोगों का। दोनों अग्रेसिव थे ये, लेकिन रोकना भी आता था इनको गेम को। कामरान अकमल भी यार वैसे बड़ा फ्लैम्बॉयंट खेलता था यार। आप देखो ना, इस तरह के ऑलराउंडर आपकी टीम में हो तो फिर आपकी टीम जीतती भी है, फिर मैचेस भी बचाती है। आज मैं एक स्टैट देख रहा था कि टेस्ट के इस वक्त करंट के जो टॉप 2 ऑलराउंडर्स हैं, वो जडेजा नंबर 1 है, अश्विन नंबर 2 है, और पाकिस्तान का तो एक भी नहीं है उसमें, कोई भी नहीं है पाकिस्तान। 7वें 8वें नंबर पे अक्षर पटेल भी है, और दरमियान में ये बेन स्टोक्स वगैरह होंगे। बेन स्टोक्स है, और जेसन होल्डर है बीच में। जेसन होल्डर भी है। पाकिस्तान का है ही नहीं कोई होल्डर, बल्ब सब हैं, बस हम लोगों के नहीं है। हमारा तो हमारे तो 32 गोल हो गए, हमारा तो ना होल्डर है ना बल्ब है। ऐसे ही है हमारे तो। हमारे ऑलराउंडर किस तरह के बन रहे हैं? अरे वही शुरू हो गया आतिफ, हमारा वही डबल आर। नहीं अब छोड़ेंगे, मैंने पूरा जरूर करना है। हमारे ऑलराउंडर कैसे बन रहे हैं आप ये बताएं।
एक बैट्समैन आता है, जब उसे बैटिंग नहीं होती तो थोड़ी थोड़ी बॉलिंग ट्राई करता है, वो कहता है अच्छा अब मैं ऑलराउंडर हूँ। एक बॉलर आता है शाहीन अफरीदी, वो थोड़ी थोड़ी बैटिंग स्टार्ट करता है कि यार अब मैं ऑलराउंडर हूँ। ये जेन्युइन ऑलराउंडर कोई नहीं है हमारे पास। आई थिंक अब्दुल रज़ाक वाज अ वेरी रेयर ब्रीड जो कि हमारे पास आई थी। आई थिंक वो जो इमरान खान वाली लेगेसी कैरी कर रहा था वो अब्दुल रज़ाक था। और जबकि उसको शुरू में बैटिंग में इतना कोई वेटेज भी नहीं देता था। उसने साउथ अफ्रीका में एक मैच खेला था, शायद पहला दूसरा वनडे था उसका, तीसरा चौथा वनडे था, उसमें 11th नंबर पे आया था वो, और उसने 48 रन बनाए थे, और वहाँ से थोड़ा थोड़ा आगे आना शुरू हुआ एक करके। कि वसीम अकरम ने वैल्यू किया उसको सही से, जो यूटिलाइज किया ना वो वसीम अकरम ने किया। उसके बाद अब्दुल रज़ाक 99 के वर्ल्ड कप में आई थिंक जो कोच था हमारा रिचर्ड पाइबस था, अगर मैं सही हूँ तो मुझे याद है। तो लोग कहते हैं कि उसने भी इसको आइडेंटिफाई किया था कि यार इसकी बैटिंग टेक्निक बेहतर है, तो इसको ऊपर भेजना चाहिए हमें, क्योंकि वहाँ पे बड़ा वो था ना, न्यूट्रलाइज करना नए बॉल को। सारे मैचेस जो हैं वो इतने ज़्यादा ओवरकास्ट कंडीशंस में हो रहे हैं, तो 20 ओवर में 50 रन भी नहीं होते थे टीमों के, फिर बाद में मारना शुरू करते थे। तो खैर वो मास्टर स्ट्रोक था, वो जो ऊपर लाके उसके अच्छे बॉलर्स के साथ ओवर निकलवा लेते थे। कहते हैं ना कि वो आउट ऑफ सिलेबस, वो आउट ऑफ सिलेबस आया था अब्दुल रज़ाक से कोई आ जाए। इतनी बड़ी टीम में भी वो आउट ऑफ सिलेबस आ रहा था। जैसे कुछ दिन पहले 2 साल पहले एक पाकिस्तान T20 इंडिया से जीता था ना, चेस करके 180, तो उसमें नवाज बीच में आके जिसने मारा ना, तो मुझे याद है वो आकाश चोपड़ा में प्रोग्राम में कह रहा था भाई ये नवाज तो अचानक से बीच में आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये तो पता ही नहीं चला हमें क्या करना है क्या। वो नवाज को भी नहीं पता चला था, बस वो उसके नहीं, फिर उसके बाद तो हमें पता लगा। हमने बहुत दफा ओवर खिलाया और हर क्रूशियल टाइम पे। हालांकि नवाज के लोग जो हैं वो हमें पता है कि वो अक्सर जो हैं वो शरीफ नहीं होते। हाँ, इसलिए सब कह रहे हैं गो नवाज गो। हाँ, बस वो गो नवाज गो हो गया, गो नवाज गो हो गया। और कोई 2000s में है? 2000 में यार मुझे उमर गुल का लगता है कि उमर गुल की भी 160-70 विकेटें हैं। T20 एक वर्ल्ड कप उसने ऑलमोस्ट जितवा दिया था पाकिस्तान को, पहला वाला ऑलमोस्ट जितवा दिया था, और दूसरा जितवा दिया। लेकिन सारा क्रेडिट उस पर चला जाता है, शाहिद अफरीदी की तरफ चला जाता है। शाहिद अफरीदी यार, कोई सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच हो जाए, फिर फाइनल मैन ऑफ द मैच हो जाए तो वो बड़ी बात हो जाती है ना। लेकिन जो T20 का जो मैच था सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो ओवर कर गया था वो, उसमें जो उसने ओवर कप कराए थे, तुम्हें अगर याद हो, आखिरी आमिर को मिला था 12, 14, 16, 18 मोस्ट प्रॉब्ली, या 12, 14, 16, 19। और वो ये इसका यही होता था, कंसिस्टेंटली 4 ओवर ही करता था 10 के बाद। हाँ, उसके बाद वो रन नहीं बनाने देता था। आप मुझे एक बात बताएं, तो उसने जो उसी सीरीज में, उसी वर्ल्ड कप में 5 आउट किए थे, 6 न्यूजीलैंड के खिलाफ 5, पहला फाइफर था T20 हिस्ट्री का पहला फाइफर। और सारे LBW बोल्ड थे सिवाय एक के, और जिसमें एक कैच लिया था, जो कैच लिया था अफरीदी ने, पागलों वाला कैच लिया था, वो नहीं भूलेगा कभी। वैसे बस हम पुरानी बातें करके चेहरे पे खुशियां उसी में आ रही हैं यार। हम प्रेजेंट में ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं। बहुत सही आपने डिपिक्शन जो है ना राइट तरीके से इलैबोरेट किया। अच्छा, अब मैं आपको वापस फिर लेके जाता हूँ। 150 रन बड़े आराम से चेज होते हैं T20 के अंदर, ठीक है। और साउथ अफ्रीका की बड़ी टीम थी उस टाइम पर, लेकिन उमर गुल जैसे बॉलर्स ने नहीं करने दिए। उमर गुल, अजमल, मतलब अजमल को भी ड्यू मिलता है, शाहिद अफरीदी का भी है, विकेटें उसने लिए डेफिनेटली। लेकिन उमर, देखिए अब आप सब कुछ मैच बना हुआ है, 2 ओवरों में 22-23 रन चाहिए, आज के बॉलर हमारे डिफेंड नहीं कर सकते, बट उमर गुल आपका बना के जाता 27, वो 22 रन भी बचा लेगा। नहीं 27 चाहिए थे, दिए कितने रन थे? 4 रन दिए थे। अभी तो 23 बचे थे आमिर, सारी लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन पे गई थी बॉल्स, जितने भी रन बने थे वो कहीं पे कर ही नहीं सकते थे कुछ भी, और रिवर्स होती थी बॉल। अब इवन जो वर्ल्ड कप फाइनल था उसमें तो खैर रज़ाक ने ज्यादा विकेट ली थी, लेकिन अगर 23 रन बच रहे हैं आखिरी ओवर में तो इजीली आमिर तो यंग था, बचा लिया उसने। अगर वो खा जाता 14-15 रन, वही ना। अब फिर मैं एक एग्जांपल दूंगा, वो फिर बात कहीं से कहीं चली जाएगी। तो हारिस रऊफ 8-28, मतलब वो तो छोड़ ही दे। मैं वही तो कह रहा हूँ, अब 2 चक्के गाली। आप ये सब कुछ जो है ना मैच पे बना होता है ना, व्हेन इट हैंग्स इन द बैलेंस, तो इट वाज उमर गुल जैसे बॉलर जो एक्चुअली मैच जिता के जाते थे, जो क्लोज करते थे मैचेस। फिर ये 2 ओवर्स में मे बी ये मैच मैन ऑफ द मैच आपको विन नहीं करके देते, लेकिन ये दूसरों के जो मैन ऑफ द मैचेस मिले हुए हैं ना, ये इस तरह के बॉलर्स होते हैं जो एक्चुअली में मेक श्योर करते हैं कि बाकियों को मैन ऑफ द मैच मिल जाए। तुम ये भी देखो ना कि ये जो उमर गुल की जो एक सीरीज बड़ी जबरदस्त गई थी इंग्लैंड वाले के खिलाफ, यस, अरे यार उसने जो रिवर्स की थी, तो जहां रिवर्स होना शुरू हुआ, जब वो मॉर्गन आउट हुआ था वो पहले,
वो ज्यादा आपको स्ट्राउस नहीं ऑयन मॉर्गन वो तो जब एंड में जब उसने जो अपने स्टार्ट किया ना शुरू में 2 आउट जो किए थे तो एक यार्डी पार्टनरशिप लग गई ना, उसका पार्टनरशिप लग गई और मॉर्गन और उसकी और ये मैच जीत रहे थे और वो था ल्यूक राइट। हाँ और ये मैच जीत रहे थे। उसने लेग पे सीधी फ्लिक की, स्क्वायर लेग के पास सीधा कैच गया था एंड पे, वो एक ही फील्डर था वहां पर। उसके बाद से टिम ब्रेसनन क्या तो सारे के पता ही नहीं चल रहा किसी को, और पीछे जो है वो डेविड लॉयड था आई थिंक कमेंट्री के ऊपर, 1-1 मीटर स्विंग हो रहा है बॉल, डेविड लॉयड था पीछे कमेंट्री के और पागल हुआ था वो और यॉर्कशायर के एक्सेंट के अंदर वो लगा हुआ था फुल। बहुत मजा आया था यार वो मैच देखने का। तो वही है, खैर अच्छा चेहरे पे स्माइल आई एक और, फिर दोबारा चेहरे पे स्माइल आई। हाँ अब पुरानी बातों पे आएगी स्माइल, वरना तो गुस्सा ही आता है आपको, और क्या आ सकता है। चलिए 2000 तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। सही बात है यार, रोना आया तेरे आने के बाद। अब तो ये चल रहा है, अब तो ये चल रहा है, चलता रहेगा कब तक चलता है। अब फिर देखें प्रेजेंट में आते जाते हैं बार बार, प्रेजेंट में आ गए, बस रियलिटी चेक रखना पड़ता है। जितना करीब आ रहे हैं ना उतना चेहरे पे जो है ना हमारे फिगर और परेशानी के आसार नुमाए हैं। लेकिन खैर 2010 की अगर आप बात करते हैं, जंप कर जाते हैं वहाँ पे, तो ऑब्वियसली वो जो एक बड़ा हादसा हुआ था हमारे फियास्को। बस एक बात है, प्रोग्राम में थोड़ा सा एक टर्न आ जाएगा, लेकिन कभी इमेजिन किया आते अगर वो नहीं होता तो पाकिस्तान क्रिकेट कितनी चेंज होती। ट्रू, लोग कहते हैं, शोएब अख्तर भी कहता है कि पाकिस्तान ने बहुत जीतना था आमिर और आसिफ के होते हुए, सलमान बड़ा। खैर हो गया यार, छोड़ो, खैर जो भी बात है। लेकिन लोग कहते हैं कि यार कभी इस तरह से भी सोच के देखना चाहिए कि क्या होता, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं ना जो कि किसी ने और ने नहीं की, आपने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी। हमारी तो हिस्ट्री पूरी व्हाट इफ से भरी हुई है ना, कि अगर ये ना होता तो क्या होता, ये ना होता तो क्या होता, पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ है ना। हम तो यही सोचते रहते हैं ना, मैच फिक्सिंग, ऊपर गए, खत्म, बार। अच्छा, अब ये नहीं होता तो उन दो जो लोगों की हम बात करने लगे शायद वो भी नहीं होते, शायद 3 लोग नहीं होते। मिसबा कप्तान नहीं बनता, अजहरी टीम में मेंबर नहीं बनता, और असद शफीक डेब्यू नहीं करता। इन तीनों में से जो एक्चुअली में प्रॉपर बैट्समैन था वो असद शफीक था, बाकी दोनों बहुत मेहनत से बैट्समैन बने थे। क्योंकि अजहर अली का डेब्यू तो या शुरू में डोमेस्टिक में आया था, वैसा लेग स्पिनर आया था, लेकिन इंतहाई मुझे लगता है मिसबा और अजहर अली जो है ना एक दूसरे का इंप्रेशन थे, जस्ट मिसबा लगभग स्मार्ट है, लेकिन एज अ बैटर जो थे ना उनकी गेम्स जो थी वो, मिसबा T20 वनडे स्पेशलिस्ट भी था। हाँ मतलब ये नहीं मेहनती नहीं होते जो बैट्समैन, मेहनती होते हैं, गेम बहुत लिमिटेड है, पढ़े लिखे, गेम बहुत लिमिटेड, पढ़े लिखे थे, गेम बहुत लिमिटेड थी। असद शफीक वाज अ मच बेटर बैट्समैन इन टर्म्स ऑफ शॉट्स, कह लो टेक्निकली करेक्ट कह लो, शॉट सिलेक्ट शॉट्स में ना जो कैपेसिटी ऑफ शॉट्स, क्या कहते हैं, रेंज ऑफ शॉट्स जो थी वो बहुत ज्यादा थी उसकी। लेकिन ये लोग यार क्या बात करें इनके बारे में, मतलब इनको अनसंग हीरोज ही हैं ये, इनका गैप अभी तक पूरा नहीं कर पा रहे आप, इनका गैप इतना बड़ा है। और इट्स नॉट जस्ट दैट, ये पाकिस्तान के मोस्ट जो कहते हैं ना, हमारा जो जलालत कप फेस था उसमें हमारी वो जो याद है वहां से लेकर वो मिसबा के पुशअप्स तक, ये पूरी जर्नी है मिसबा की, असद शफीक की, मिसबा के पुशअप कह लो या टेस्ट मैच उठाई थी मिस यू वाली सीरीज, यासिर शाह का आउट आखिरी ओवर में, वो आखिरी सीरीज थी ना, वो 14 में था, ये 16 था, तो ये पूरा 6 साल होगा। लेकिन सिंस इट हैपेंड इन इंग्लैंड, और वो मिसबा के जो पुशअप्स थे, वो पूरी जर्नी थी जो वो फुल सर्कल आए थे, और इन्होंने मतलब बिना दाग के, बिना किसी कंट्रोवर्सी के, इंतहाई, आमिर भी खेल रहा था, इंतहाई क्रिटिसिज्म के बावजूद जितना मिसबा के ऊपर होता था ये सारे ही करते थे, और अब इसके गुण गाते हैं ये लोग। ये पूरा ये लोग टोटली डिजर्व करते थे यार, जिस तरह से ये लोग वापस लेकर आए थे, मतलब हमने इंग्लैंड को हराया, टेस्ट मैच उठाई, क्रेडिट गोज टू मिसबा। मतलब अगर आप देखें कि इतना डाउनहिल और इतना रॉक बॉटम होने के बाद वापस एक टीम कमबैक करती है, और फिर बहुत अरसे तक सीरीज हारती नहीं है किसी से। यूएई में तो हमने फोर्ट बना लिया था, सही है, और यूनुस, मिसबा, डिफेंस ज़बरदस्त, फिर अजहर अली तीसरा, चौथा, पांचवा, ये दोनों, छठा असद शफीक, ये बैटिंग में बहुत अरसे तक चली। ओपनर आगे पीछे होते रहे, कभी तौफीक उमर और हफीज़ हैं, कभी हफीज़ और शान है, तो ये चलते रहे ऊपर नीचे, लेकिन ये 4 तो 4 ही रहे सॉलिड। अच्छा, मिसबा को ना बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है उसकी कैप्टनसी के ऊपर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बड़ा स्मार्ट था, उसको पता था कि उसके पास रिसोर्सेज क्या हैं, और वो ग्राइंड करके टीम्स को हराता था। उसके पास वो वाले रिसोर्सेज थे नहीं ना कि मतलब वो आएंगे और उड़ा के रख देंगे, उसके पास आसिफ आमिर नहीं थे ना, उसके पास उड़ाने वाले रिसोर्सेज नहीं थे, ग्राइंड करने वाले थे कि लगे रहेंगे, मेहनती से रिसोर्सेज थे उसके पास। तुम देख लो उसके पास फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस क्या थे, इमरान खान जूनियर, राहत अली, जुनैद खान एक अच्छा बॉलर था उनका, हमेशा नहीं था, लेकिन जुनैद खान अच्छा ऑप्शन था, तनवीर, राहत,
और ये जो लंबा है क्या नाम है इसका, राहत था ना, नहीं राहत, हाँ। राहत, और एक और बॉलर जिसका मैंने अभी नाम लिया था, इमरान खान जूनियर भी बीच में, इमरान खान जूनियर भी आया था, वो भी आया था, सोहेल खान भी खेले, सोहेल खान भी था, तो जो हर बॉल पे जोर लगाता था। हाँ, सारे एहसान आदिल बीच में 1-2 मैचेस खेला है, एहसान आदिल भाई, एहसान आदिल तो 15 का वर्ल्ड कप भी खेला था, तो मतलब यही सारे एहसानात थे मतलब हमारी टीम में, तो ऐसा कोई आउट एंड आउट उसके पास सिर्फ एक वर्ल्ड क्लास बॉलर था, कुछ दो मतलब टेस्ट मैचेस वहां भी खेलता था कुछ, हाँ, लेकिन उसके पास जो वर्ल्ड क्लास बॉलर था वो सईद अजमल था, जिसके लिए वो विकेट्स के लिए जाता था, जिसके पास वो सईद अजमल था। यस, और लेकिन लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में उसके पास जुनैद खान था काफ़ी टाइम के लिए। और जो मिसबा की 2 बहुत मेमोरेबल सीरीज है ना, एक साउथ अफ्रीका में जो विन किया था हमने 3-0 इंग्लैंड शारजा में 3-0 इंग्लैंड, नहीं मैं मोस्ट मेमोरेबल आई फील, मेरे लिए जो मोस्ट मेमोरेबल है वो जो हमने साउथ अफ्रीका में सीरीज जीती थी, तो जुनैद खान ने एंड पे मिलर और ड्यूमिनी को 10 रन नहीं बनाने दिए थे, 9-10 रन बनाने नहीं दिए थे, मतलब सोच नहीं सकते आप आज की डेट में। और दूसरी जो हमने इंडिया को हराया था, जो लास्ट हमारी बायलैटरल हुई थी, हाँ वो भी 2-1 से हराया था ना, ये आई थिंक मिसबा की भी फेवरेट सीरीज होंगी दोनों। यस, फिर ये दोनों 3-0 अगेंस्ट इंग्लैंड की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम यार, एलिस्टर कुक केपी वाली, जिसमें कुक, स्ट्राउस, बेल, पीटरसन, मॉर्गन, मैट प्रायर, सब यार मतलब एक सारे मारने वाले प्लेयर्स थे। वो वाली टीम थी ना, शोल्डर्स जिनके रेड थे और ब्लू, वो वाली टीम जो होती थी। अच्छा काशी, अगर आप देखें ना उस टाइम पर जो पूरी टीम है, इसमें अगर आप सारे प्लेयर्स निकाल लें, मिसबा, असद शफीक, अजहर अली, जुनैद खान, अदनान अकमल, कुछ क्या है, मूड खराब कर दिया आपने। जुल्करनैन हैदर भी बोल रहे, फिर आपने मूड खराब करने के लिए। जुल्करनैन भी था ना, जुल्करनैन हैदर भी था, इसी दौर में ही आया था, फिर भाग भी गया था। खैर वो पूरी टीम जो थी ना, वो पूरी टीम ही एक्चुअली अनसंग हीरोज की थी, काफी हद तक जो कोर टीम थी, जिसको बेचारों को कहा जाता था कि बोरिंग है, टुक है, अट्रैक्टिव, ये शोएब अख्तर वगैरह, ये सारे लोग काफी गालियां देते थे। भाई तुम्हें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कहाँ से टीम उठ के आई है, जो कि कहाँ से पाताल में चली गई थी बिल्कुल। और ये वो वाला टाइम है, पाताल लोग हो गया था, और ये वाला टाइम है जहाँ पे सब लोग सोशल मीडिया पे ना वो कीबोर्ड वॉरियर्स बने हुए थे, हर कोई गालियां देता था। टुक वाला टाइटल उसको दिया था मिसबा को, बट यार हाउ ग्रेसफुली ही हैंडल्ड ऑल दैट यार। अच्छा, उसी टुक ने फास्टेस्ट सेंचुरी भी बना दी है, और आप टुक भी उसको बोल रहे हो, तो आपको पता है कि वो कितना एक्सप्लोसिव बैट्समैन हो सकता है। और अगर वो टुक कर रहे हो बेचारा, ये तो कहता था कभी 20 पे 3 आउट है, कभी 10 पे 3 आउट है, कभी फुटबॉल का स्कोर लग रहा होता था आपका 2 पे 3 आउट, 2 पे 4 आउट। वैसे सही बात है यार ये सारे कुछ, लेकिन एक चीज फिर भी मैं कहूंगा कि यार मतलब सब कुछ होने के बाद यार टुक वैसे बहुत अननेसेसरी भी बहुत करता था। नहीं मैं नहीं मानूंगा, मत माने यार, इतनी बंदे की आदत हो जाती है, बंदा थोड़ी सी तो करता है ना। आगे बढ़ जाओ, कोई मसला नहीं है, वरना 1 घंटा और लग जाएगा। लेकिन मतलब वो देखो, मैं उसको वो नहीं क्रिटिसाइज कर रहा, लेकिन अननेसेसरी भी ना करता था, तो इसलिए वो पड़ गया। वरना देखो यूं ही कहते हैं ना कि वो कोई ना कोई वजह रही होगी, यूं कि बेवफा नहीं होता, तो कुछ ना कुछ था। देखिए शाहिद अफरीदी की कैप्टनसी तक मैं मान लेता हूँ, मोहाली में भी तुम कहोगे कि सही खेल रहा था, मोहाली वही मैं कह रहा हूँ, शाहिद अफरीदी की कैप्टनसी तक मैं ये बात मान लेता हूँ। लेकिन जब मिसबा खुद कैप्टन बना था, उसके बाद आपकी टीम में ना कामरान अकमल था, ऊपर आपके पास कोई प्लेयर नहीं थे आपके पास, ठीक है। वो कहता था ना कि 20 पे 3 पे मैं आता हूँ, तो क्यों आते हो भाई, आ जाओ 10 पे 1 पे आ जाओ, ऊपर आ जाओ। खेलता था, नहीं आना भी 5 पे, नहीं आना आगे। चलो, लेकिन अभी ये टॉपिक ये नहीं कि मिसबा की बात करें, लेकिन वो थोड़ा सा टुक था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फिर भी अनसंग हीरोज भरे हुए थे टीम में। और जहां से लेके आए थे टीम को, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इंडिया में वनडे सीरीज जीत जाना यार, साउथ अफ्रीका में उस टाइम पे इंडिया भी नहीं जीता हुआ था, इंडिया पे अभी तक भी नहीं जीता हुआ। नहीं, साउथ अफ्रीका में ओडीआई सीरीज जीत गया, कोहली ने हराया था ना, तब साफ कर दी 2018-19 के एक वो जो, अरे वो जिसमें पिच बहुत गंदी बनाई थी उन्होंने टेस्ट मैचेस में, और उसके बाद जो ओडीआई सीरीज उससे पहले भी 2018-19 में जब इंडिया ने टूर किया था ना, तो कोहली ने 6 या 5 मैचेस में तो 3 में तो 100 किए थे। अच्छा, लेकिन उस टाइम तक नहीं जीता हुआ था, इंडिया भी नहीं जीता हुआ था, शायद नहीं जीता हुआ उस टाइम पे। इट वाज पाकिस्तान वाज द फर्स्ट एशियन टीम हु has beaten South Africa, और पाकिस्तान भी जिंदगी में पहली दफा जीता था, और पाकिस्तान खुद भी पहली दफा जीता था। तो साउथ अफ्रीका तो शारजा में भी नहीं जीते थे, पहली एशियन टीम है तो शारजा में भी नहीं जीतते थे ना। नहीं हम नहीं जीते थे, हम आई थिंक क्लोजेस्ट आए थे, वो 2-2 हुआ था जब अब्दुल रज़ाक ने, हां वो 2-2 हुआ था, 5वां हम आराम से मजे में हार गए थे, फारिग हो गए हम 5वें मैच में, बिल्कुल ऐसे ही है। खैर अनसंग हीरोज तो बहुत है, अनसंग हीरो पूरी टीम ही वो थी जो कहना चाहिए कि उस वक्त खेल रही थी। लेकिन अगर हम अजहर अली की बात करें, तो अजहर अली मेरे ख्याल से उस लॉट में 20
ऑलमोस्ट 20 में 18-19 100 है उसके। और काफी ट्रिपल मैच सेंचुरी विनिंग भी भी है, है, और काफी मैच विनिंग भी है। मैच विनिंग भी है, ट्रिपल सेंचुरी भी है, डबल 100 ऑस्ट्रेलिया में भी है। कहाँ रन नहीं किए उसने? उसने इंग्लैंड में भी रन किए हुए हैं, उसने साउथ ऑस्ट्रेलिया में भी अफ्रीका रन किए शायद हैं। साउथ अफ्रीका हमारे टूर भी बहुत कम होते नहीं तो हैं। पिच भी तो इतनी खतरनाक होती थी हाँ, कि लेकिन उसमें तो इंग्लैंड में अगर आपने रन कर लिए, आपने उसमें तो ऑस्ट्रेलिया साउथ में कर अफ्रीका लिए। वाले भी रन नहीं कर रहे थे। और उसने वो भी किया था, याद है आपको, जो 300 पाकिस्तान ने चेस किया था, उसमें 100 किया था उसमें भी सेंचुरी थी Yes, उसकी। अपनी गेम से डिफरेंट खेला था वो, खेला था और वो उसका सेल्फलेस कमबैक खेला मैच था। था, पता है आपको? ड्रॉप हो गया था पहले मैच में। अरे हाँ, ये भी याद आया मुझे। यस, क्योंकि हफीज ने वनडे में 5 जो वनडे थे उसमें से बहुत सारे को रिकॉर्ड बना दिए थे ना, 3-4-100 बना दिए थे हफीज ने। तो इसको ड्रॉप करके हफीज वन डाउन बैटिंग पे आ गया था टेस्ट मैच में, लेकिन 2 टेस्ट मैच के बाद ही पता चला कि वो वनडे के लिए ठीक है, टेस्ट मैच में यही चाहिए। और फिर तीसरा मैच हुआ और हम 1-0 डाउन थे, फिर हमने 1-1 बराबर किया था हमने। यस, 60 ओवर में 302 रन। बस ये लोग आइडेंटिफाई नहीं करते। जो आप 300 की बात करें, मैं बार बार ही बात इस वजह से करता हूँ क्योंकि इट शोज हाउ सेल्फलेस अ पर्सन ही वाज। 300 करके वो शॉर्ट लेग पे खड़ा हुआ था। यस, मतलब आई थिंक 10-15 ओवर रह गए थे। प्योरली अ टीम मैन, इसमें कोई दो राय और कोई शक नहीं है। अभी भी वो जिस चैनल पे भी बैठा होता है, मतलब इंतहाई मुनासिब और अच्छी बात कर रहा होता है, बैलेंस बात करता है। किसी प्लेयर की पर्सनल बात नहीं कर रहा होता, किसी को नहीं बोल रहा होता कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इसको शर्म आनी चाहिए। एक पढ़ा लिखा इंसान भी है, सुलझा हुआ इंसान है, तो बात भी तमीज की करने वाले ना। और ये उसका स्टेटमेंट हमेशा रहेगा, चाहे वो बोर्ड में हो ना हो। यहाँ तो बहुत सारे हमारे देखते हैं हम लोग के बोर्ड में होते हैं तो अलग बात करते हैं, टीम में नहीं होते तो अलग बात करते हैं। तो लेकिन ऐसे लोग बोर्ड में आएंगे ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। ये लोग खुद से कोई रूल लेना भी नहीं चाहेंगे। यूनुस खान भी तो ऐसे ही है। यूनुस खान एक आध दफा ट्राई मार चुका हुआ है, उसने देखा कि नहीं मेरी बात अगर मानोगे ही नहीं तो फिर मैं तो नहीं आ रहा। असद शफीक भी आ जाए। असद शफीक की तो मेरे ख्याल में उसकी जो बेस्ट इनिंग्स तो वही है। असद शफीक ड्रॉप ही नहीं हुआ आपको। थ्रू आउट कितने मैचेस खेला था? 69 या 70 मैचेस तक ड्रॉप नहीं हुआ। अंदाजा लगाएं। चेक आउट द फिटनेस। और 6 नंबर पे उसके 6 या 700 है ना मेरे ख्याल से, वो भी एक रिकॉर्ड था शायद। हाँ, आई थिंक उसमें जिस नंबर पे वो खेलता था उसमें ही वाज वन ऑफ द टॉप रन स्कोरर्स। बिल्कुल ऐसे ही उस नंबर पे ऊपर आकर तो जबरदस्त उसने उसकी कंट्रीब्यूशन है। स्पेशली वो जो अगर मैच जितवा देता तो पता नहीं शायद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट नॉक हो जाती यार। बिल्कुल ऐसे ही। और ऑस्ट्रेलियंस भी कभी नहीं भूलते। 451 रन फिर भी बना दिए थे हमने चौथे इनिंग में यार। 451 इन परसू ऑफ 489-90। क्या है? वो भी गाबा में। वो पहला टेस्ट मैच ब्रिस्बेन के अंदर, उफ, अंडर लाइट्स, पिंक बॉल पिंक कर दी थी वो तकरीबन हमने ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन बचत हो गई उनकी। बिल्कुल यार, बहुत बची। एक ऐसी रैंडम बॉल जो है ना वो बाउंस कर गई एक्स्ट्रा, बस। व्हाट इफ एक और व्हाट इफ आ गया काशिफ भाई वहाँ। और दूसरी एग्जैक्टली और असद शफीक के इसके अलावा भी ना अच्छे इनिंग्स हैं जो कि बिल्कुल अभी कहते हैं ना कि ऑफ द कफ तो याद नहीं आ रही है, लेकिन असद शफीक ने के इम्पैक्टफुल। लेकिन जब हमें ये आपको हमेशा याद रह जाता है कि जब रन्स की जरूरत थी एक प्लेयर ने रन्स किए या नहीं किए। अगर आपको वो एग्जैक्ट फिगर भी नहीं याद ना, लेकिन आपके जहन में ये जरूर होता है कि उस प्लेयर ने रन किए या नहीं किए। जब जरूरत होती थी वो रन करता था। असद शफीक ने, अगर आपको याद हो, 2016 का जो हमारा इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज थी जिसमें यूनुस ने 200 मार दी थी आखिरी टेस्ट मैच में, उसमें असद शफीक, जिसमें यूनुस खान ऑलमोस्ट ड्रॉप होने पे आ रहा था। हाँ, और असद शफीक 4th नंबर पे बैटिंग कर रहा था क्योंकि अजहर अली ओपनिंग कर रहा था। तो असद शफीक वन डाउन आना था उसको, लेकिन नाइट वॉचमैन यासिर शाह आ गए थे तो इनका नंबर 4 हो गया था। तो इसने 100 किया था, 109 रन बनाए थे। सही, अच्छा तेज खेला था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये 150 पे 100 कर लेता था। हाँ, ये 250 पे 100 वाला प्लेयर नहीं था, 150 पे 100 कर लेता था। इसकी जो कहते हैं ना कि कमांड थी ना, जैसे वो फास्ट बॉलर्स के साथ साथ स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता था। ऐसा नहीं था कि कोई कमजोरी है इसकी। स्पिनर्स को अग्रेसिव खेलता था, स्पिनर्स को निकल के मारता था, वो लेग साइड पे मारता था स्पिनर्स को निकल के। तो इसने 109 रन जो किए थे ना, उस वक्त तो यूनुस का 100 भी नहीं हुआ था जब इसके 100 करके आउट हो गया था। जब यूनुस ने ज्यादा मारना तब शुरू किया था जब एक्चुअली विकेट डाउन हो गई, जब आमिर और राबाब और ये सब जब आए तब मारना शुरू किया था। तो यूनुस ने एग्रेसिव 100 उसने तब किया है जब ये लोग आना शुरू हो गए थे टेल एंडर्स। हां, यस, 100 पहले कर चुका था, वो काफी नोटिसेबल 100 था। और इसने 100 ना साउथ अफ्रीका में किया था यूनुस के साथ। पाकिस्तान के 50 पे 4 आउट हो गए थे और दोनों ने 100 किया था। तो वो हार गया था पाकिस्तान का मैच, लेकिन वो तो हार नहीं था। सिर्फ इन दोनों को 100 करने से क्या होगा? बाकियों को 30-40 तो करे ना, 350 रन बने। खैर, और अभी टीम में कौन से अनसंग हीरोज हैं? काशिफ अभी भी बात कर लें कि संग हीरोज हैं। नहीं, अनसंग विलेंस हैं। अनसंग विलेंस हैं।
और संग हीरोज हैं। जबकि विलेंस को तुमने हंसते हुए और गाते हुए देखा है, लेकिन फिर भी ये सारे वो हैं। अभी इनको बहुत टाइम लगेगा ब्रो। अभी इनको खुला छोड़ दो। अभी आप खुला छोड़ो, धूप में रखो, धूप लगाओ, फिर देखते हैं थूकने दें इनको। तो ये हमने जो कोशिश की है इसमें बहुत सारे खिलाड़ी शायद मिस भी हो गए हमसे, लेकिन मे बी ऐड कर दें लोग, ऐड कर दें, कमेंट्स में बताएंगे ना हमें किसने मिस, क्योंकि हमें ये भी तो डिफाइन करना था ना कि कौन अनसंग है और कौन अनसंग नहीं है। एक मैंने जिक्र नहीं किया, जिक्र कर लिया थोड़ा सा, लेकिन मैं फिर दोबारा बोलूंगा, इतनी विकेट्स नहीं है उसके, लेकिन जुनैद खान बेचारा यूएई के अंदर इतनी उसने मेहनत की है ना, और इतनी मेहनत से संगाकारा वगैरह को आउट करता था। इन स्विंगर नहीं आप भूले होंगे जो उसने मारा लेट था। नाम लिया आतिफ, उसको हमें शामिल करना चाहिए था। उसको शामिल करना चाहिए था। स्विंगर वाली बॉल अभी भी आती है ना यूट्यूब पे, बिल्कुल याद है। उसने उन विकेटों पे 2 या 3 दफा फाइफर भी लिए हुए हैं। यूएई में फाइफर लेना, और ऐसे नहीं है कि मतलब उठा मारने की कोशिश कर रहे हैं तो फाइफर लिया हुआ, नहीं भाई, विकेट्स ली हुई हैं उसने, और बर्स्ट में ली हुई हैं। 2-2 3-3 विकेट्स इकट्ठी निकालता था वो। मतलब जुनैद जब बॉलिंग करने के लिए आता था, आप ऐसा देखते नहीं है कि 5 आउट किए 150 रन देके, वो 5 हैं 60 रन देके, 70 रन देके, ऐसे हैं। और 2 सीरीज आपको जिताई है उसने, साउथ अफ्रीका वाली, ऑस्ट्रेलिया वाली जितवाई है यार, सॉरी इंडिया वाली बायलैटरल, और साउथ अफ्रीका वाली, वो 2 आपको जिताई हुई हैं। इसके अलावा भूल जाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में हम सिर्फ आमिर को याद रखते हैं, हसन अली के साथ जुनैद खान भी बॉलिंग करता था और अच्छी बॉलिंग करता था। ये लोग जब सरफराज इनको कमबैक स्पेल में लाता था तो ये आउट करते थे, अग्रेसिव कैप्टनसी करते थे। ये उसमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ इसने विकेट्स ली, साउथ अफ्रीका के खिलाफ इसने विकेट्स ली थी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ से ज्यादा इसकी अच्छी बॉलिंग थी श्रीलंका के खिलाफ, जिसमें लेफ्टी जो था यार परेरा को भी आउट किया था। कुशल नहीं, क्या नाम था उसका यार, एक और परेरा जो बॉलिंग करता, तिसारा परेरा को भी आउट किया था। और उधर इसने बटलर को आउट किया था सेमीफाइनल में, और इसके अलावा इसने मेरे ख्याल से मोइन अली को भी इसी ने आउट किया था पुल पे। तो ये और आपको वो याद है जो काउंटी का नहीं, वो वहाँ पे सोमरसेट की तरफ से खेलता था, ये उसका मैच था जिसमें इसने कितने 3 या 4 रन नहीं बनाने दिए लास्ट ओवर में। यॉर्कर पर ठीक ठाक कमांड थी इसकी भी, तो आई फील के इसको मिस कर जाते हैं। और आमिर ने इसका करियर बहुत खराब किया बेसिकली, हमने बेसिकली खराब किया आमिर को लाकर, ठीक है। आमिर ने मतलब उसकी जगह खेला है वो, लेकिन इसने जितना भी खेला बड़ा अच्छा खासा इम्पैक्ट उसने डाला है। और उसने मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे याद है, इसको और एक अच्छा प्लेयर बन गया था ना मोहम्मद इरफान का कुछ अरसे उन्होंने लिमिटेड ओवर्स खेलते रहे हैं लोग, लिमिटेड ओवर्स में ना। और मजे की बात है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूके में इसने एक भी मैच नहीं खेला। इंग्लैंड में इसने वनडे तो खेले हैं, नहीं टेस्ट मैच की बात, टेस्ट मैच तो नहीं खेला। हम जो आमिर की जितनी भी बॉलिंग देखते हैं जिसमें वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उसमें जो है वो उन कंडीशंस में जुनैद खान को एक दफा भी मैच नहीं मिला। आमिर जब रिटर्न किया आमिर को रिटर्न भी स्विंगिंग कंडीशंस में मिला था। तो जुनैद के साथ बहुत ज्यादती हुई है। आई फील के अगर जुनैद को आमिर जितने मैचेस भी आप खिला देते तो आमिर से ज्यादा मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस हैं। इसकी मेरे ख्याल से विकेटें भी हैं तकरीबन 80-90 की विकेटें हैं टेस्ट मैच में। ज्यादा आप खिलाते इसको तो, और सारी वही की हैं यार। यूएई में टॉयल करके विकेट्स लेनी पड़ती हैं यहाँ पे, मतलब कहीं पे भी इतने टेस्ट मैच खेलो तो ये नंबर डबल हो जाता। बिल्कुल ऐसे टेस्ट मैच में भी, ओडीआईज में भी, टी20s में भी। ये वाज अ अच्छा बात तुमने इसको ना ऐड कर लिया एंड में। चले तो इतने सारे लोग तो हो गए, देखते हैं कि और भी बताएंगे हमें कमेंट्स के अंदर, जरूर बताइएगा। कोई मिस किया हो तो प्लीज बताएं। और बाकी सब्सक्राइब कर लें यार, बढ़े थोड़े से सब्सक्राइबर्स, थोड़े बहुत तो बढ़े, हम लोग ही बढ़ रहे हैं, सिर्फ हम लोग की उम्रें बढ़ रही हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। जब अब होंगे मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत, तो रिक्वेस्ट हमने कर ली है, चलिए थोड़े बहुत बढ़ेंगे।